प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दूरदर्शन के माध्यम से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप सभी उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 6 से शुरुआत करते हुए इंग्लिश का चैप्टर द स्काईलार्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 7 में अटीला के बारे में जानेंगे। कक्षा 8 में डैफोडिल्स के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9 में द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे और कक्षा 11वीं में अ फोटोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश स्मार्ट क्लास। हमने आपकी इंग्लिश की बुक से एक पोएम पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम द स्काईलार्क है, जो क्रिस्टीना रोसेटी द्वारा लिखी गई है। जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि जो स्काईलार्क यानी जो चिड़िया है वो बस अपना गाना ही गाती रहती है और उड़ती ही जाती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। आइए इसके आगे की पोएम को पढ़ते हैं। आज वीडियो में हम स्टैंजा 3 और 4 के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और एक एक्सरसाइज भी करेंगे। स्टैंजा को स्टार्ट करने से पहले आइए उससे जुड़े कुछ टिपिकल वर्ड्स देख लेते हैं। कॉर्नफील्ड, मक्के का खेत। स्ट्रेच्ड, बढ़ाया। टेंडर, मुलायम। बिसाइड, बगल में। न्यू, जानता था। अनसीन, अनदेखा। स्टॉक्ड, डंठल। आइए बच्चों स्टैंजा 3 को पढ़ते हैं। The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walk. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. तो बच्चों इस स्टैंजा में बता रहे हैं कि ये जो मौसम था ये स्प्रिंग का सीजन था और स्प्रिंग में क्या होता है, हर तरफ हरियाली छाई होती है और जब हर तरफ भुट्टे यानी मकई के खेत हैं तो वहां पर तो बहुत सारे भुट्टे होंगे, तो यानी जो चिड़िया होती है उनके लिए खाने की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए उनको बहुत खुशी मिलती है कि उनके चारों तरफ खाना ही खाना है। तो यही हुआ उस बर्ड के साथ भी, यानी उस स्काईलार्क के साथ भी। ये जो लाइट ग्रीन टेंडर कॉर्नफील्ड थी जहां पोएट खड़ी थी, लग रहा था बस दूर दूर तक कॉर्नफील्ड ही फैली हुई है। और पोएट को यह भी पता था कि ये जो स्काईलार्क आसमान में उड़ रही है इसका कहीं ना कहीं एक नेस्ट, एक घोंसला है इसी कॉर्नफील्ड में। और हो सकता है कि जो स्काईलार्क है, जो उसकी मेट है, वो जो है अपने घोंसले में बैठ के इसका गाना सुन रही हो और पूरी तरह से एंजॉय कर रही हो, यानी आनंद ले रही हो। बच्चों आइए अब हम हमारे लास्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। हमारे लास्ट स्टैंजा को स्टार्ट करने से पहले आइए उससे रिलेटेड कुछ टिपिकल वर्ड्स देख लेते हैं। पॉज्ड, रोके गए। स्विफ्ट, जल्दी। स्लिड, गिरावट। परहैप्स, शायद। लिसनिंग, सुनना। चलिए बच्चों स्टैंजा 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं।
And as I paused to hear his song, while swift sunny movements led, perhaps his mate sat listening long, and listened longer than I did. अब जो पोएटेस थी वो स्काईलार्क के गाने में इतना खो गई थी, उस सीनरी ब्यूटी में इतना खो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कितना समय निकल गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम होने वाली है। और फिर क्या हुआ? अब जैसे जैसे शाम होने लगी तो जो स्काईलार्क थी वो भी अपने मेट के पास अपने घोंसले में चली गई। यानी कि जो चाइल्ड थी, जो पोएटेस थी, जो वहाँ खड़े होकर गाने को सुन रही थी, उस मूवमेंट को एंजॉय कर रही थी, अब जो है वो मैजिकल मूवमेंट्स उनके लिए ख़त्म होने वाले थे, क्योंकि टाइम जो है ख़त्म हो रहा था। स्काईलार्क पे वापस चली गई थी। अब पोएट को यही एहसास हुआ कि मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे ये मैजिकल मूवमेंट्स तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो जो चिड़िया की मेट है जो उस घोंसले में बैठी हुई है, वो मुझसे ज़्यादा अभी गाने को सुन पाएगी। यानी अभी स्काईलार्क को मुझसे ज़्यादा वो सुन पाएगी। तो बच्चों, ये जो पोएम थी द स्काईलार्क, जिसे क्रिस्टीना रोसेटी ने लिखा है, इसमें उन्होंने जो इंग्लिश कंट्रीज होती हैं यानी विदेश, वहाँ के गाँव की ब्यूटी को इन्हांस करके बताया है, अच्छे से बताया है। और वो इस पोएम के द्वारा यही चाहती हैं कि आप भी उस ब्यूटी को आंखें बंद करके महसूस करो, फील करो, इमेजिन करो। आइए बच्चों, पोएम को खत्म करने के बाद एक छोटी सी मजेदार एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आपको इस कॉलम के सारे वर्ड्स जैसे मिलियन, सनी, सिंगिंग, वाइट, गे को दूसरे कॉलम के सारे वर्ड्स जैसे स्काईलार्क, बटरफ्लाइज, अकॉर्ड, स्टॉक्स, मोमेंट्स, इनसे मिलाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या आपने सभी शब्दों को आपस में मिला दिया? अगर हाँ तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मैं आपको इसके सही आंसर्स बताती हूँ। मिलियन, स्टॉक, सनी, मूवमेंट्स, सिंगिंग, स्काईलार्क, वाइट, बटरफ्लाइज, ग्रे, अकॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी के आंसर्स भी इन्हीं आंसर से मैच हुए होंगे और सही होंगे। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा द स्काईलार्क पोएम से कि चिड़िया यानी स्काईलार्क कितना मधुर गाती है, और एक मजेदार एक्सरसाइज भी की जिसमें हमने वर्ड्स को एक दूसरे से मिलाया, जिसे हम इंग्लिश में मैच द वर्ड्स बोलते हैं। आप सभी इस पोएम को और अच्छे से याद करने के लिए और समझने के लिए अपनी बुक डेजी से द स्काईलार्क को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो आप सभी घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सबको याद है हम आपकी 7th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अटिला जो एक पपी होता है वो सबके साथ इजीली फ्रेंडशिप कर लेता है। इस बात से उसकी ओनर यानी उसकी मालकिन उस पर बहुत गुस्सा होती हैं, और फिर उस ओनर का बेटा ही उसे अपनी मम्मी के गुस्से से बचाता है। अब हम इसके आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे Who was रंगा, रंगा कौन था, एंड What did अटिला डू when he heard of a cat? अटिला कैट के बारे में सुनता है तो वो क्या करता है। लास्ट, अटिलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ, अटिला की लाइफ में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या होती है और वो क्या चाहता है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। एज्ड, पुट समथिंग अलोंग द एज ऑफ समथिंग एल्स यानी किनारा। ईगरली, एम्फसाइज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब बेसब्री। फोर पॉज, फ्रंट लेग्स यानी सामने के पंजे। बर्गलर,
a person who enters illegally मतलब चोर। Licked, to move your tongue across something यानी चाटना। Obligingly, friendly मतलब मेहरबानी। Ambition, desire यानी महत्वाकांक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रंगा एक हट यानी एक झोपड़ी में रहता था जो टाउन मतलब शहर से कम 3 माइल्स 3 मील दूर थी। वो एक गैंग कुली था जो मोस्टली रोड मेंडिंग यानी सड़क की मरम्मत का काम करता था। समटाइम्स ही enjoyed the thrill and profit of breaking into houses. वो कभी-कभी रात में मजे और रोमांच के लिए घरों में चोरी भी करता था। फिर एक रात 1 बजे खिड़की की सलाखों को निकालता है। At 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of a window of the house, and Ranga slipped into the house and edged along the wall. अब वो घर में प्रवेश करता है और एक दीवार के सहारे छुप जाता है। उसके बाद वो घर की सभी अलमीरा एंड बॉक्सेस चेक करता है और एक 3 बंडल बनाता है जिसमें ज्वेलरी और बाकी कीमती सामान होता है और वो इन सबको उठा लेता है। वो बाहर जाने के लिए निकलता ही है। He was just starting to go out. अपना एक पैर खिड़की से बाहर निकालता ही है तो एकदम से देखता है कि अटीला नीचे खड़ा है और बड़े गौर से उसे देख रहा है। Ranga had just put 1 foot out of the gap and he saw Attila standing below, looking up eagerly. And Ranga thought his end had come. He expected dog to bark, but Attila did not. अब रंगा सोचता है कि आज तो वो गया क्योंकि उसे लगता है कि अटीला उस पर भौंकने वाला है, पर अटीला ऐसा कुछ भी नहीं करता है। अब रंगा इतना फ्रेंडली है कि वो कुछ देर के लिए रुकता है और जब वो खड़े खड़े थक जाता है तब वो अपने दोनों पैरों को रंगा की गोदी में रख देता है। He waited for a moment, grew tired of waiting, stood up and put his forepaws on the lap of the burglar. And he put his ears back, licked Ranga's hands and rolled his eyes. और फिर अटीला अपना सर पीछे करता है, रंगा के हाथों को चाटता है और अपनी आंखों को घुमाता है। And suddenly रंगा whispered. तभी रंगा फुसफुसाते हुए अटीला से बोलता है, I hope you are not going to bark. मुझे नहीं लगता तुम भौंकने वाले हो। और तभी अटीला रंगा से कहने की कोशिश करता है, Don't you worry, I am not that sort. चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अब रंगा बोलता है, मुझे यहाँ से नीचे उतरने दो। Just a moment, let me get down from here. And the dog obligingly took away his paws and lowered himself. अब अटीला अपने पैरों को उस पर से हटा लेता है और खुद को नीचे कर लेता है। भी रंगा कहता है, See there, वहाँ देखो, बैकयार्ड में, there is a cat. वहाँ एक बिल्ली है। अटीला वहाँ ध्यान देने लगता है और उस तरफ भागता है। कोई भी आसानी से सोच सकता है अटीला कैट को मारने जा रहा है, पर अटीला अगर रियल में वहाँ कोई कैट है तो बस उसके साथ मस्ती करने का मौका नहीं गंवाना चाहता है। As soon as the dog left him, जैसे जैसे अटीला दूर जाने लगता है, रंगा made a dash to the gate. रंगा गेट की तरफ भागता है। रंगा जैसे ही भागने वाला होता है, अटीला एकदम से टर्न होता है, देखता है क्या हो रहा है और तुरंत गेट के पास चला जाता है। अब अटीला अपनी टेल को ढीला छोड़ देता है। He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable और बहुत दुखी दिखाई देता है। फिर जब रंगा उसके सर को हिलाता है तब वो होश में आता है। अब थीफ यानी रंगा गेट खोलकर बाहर जाता है। The burglar opened the gate and went out and the dog followed him. और अटीला भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। Attila's greatest ambition in life was to walk in the streets freely. Now was the best opportunity. अटीला की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यही होती है कि वो सड़कों पर आराम से फ्रीली घूम सके। चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा Who was रंगा। रंगा कौन था? तो रंगा एक थीफ यानी एक चोर था। सेकंड हमने पढ़ा What did Attila do when he heard of a cat? अटीला बिल्ली के बारे में सुनता है तो वो क्या करता है? तो अटीला कैट के पीछे भागता है। लास्ट हमने पढ़ा
अटिला's ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ। अटिला की लाइफ में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या होती है? तो उसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन यही होता है कि वो रोड्स पे फ्रीली घूम सके। आई होप आप सबको इस स्टोरी का थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक धेलिया से चैप्टर फर्स्ट अटिला को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हु बिकेम अटिला's न्यू फ्रेंड। अटिला का न्यू फ्रेंड कौन बनता है? एंड व्हाट डिड अटिला सस्पेक्ट अबाउट हिज न्यू फ्रेंड। अटिला अपने न्यू फ्रेंड के बारे में क्या शक करता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए घर से जरूर पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सबको तो याद ही होगा हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे थे जिसका नाम है अटिला। आज हम इसके आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट हु बिकेम अटिला's न्यू फ्रेंड। अटिला का न्यू फ्रेंड कौन बनता है? एंड व्हाट डिड अटिला सस्पेक्ट अबाउट हिज न्यू फ्रेंड। अटिला अपने न्यू फ्रेंड के बारे में क्या शक करता है। आइए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कंपेनियनशिप, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप यानी भाईचारा। कोइंसिडेंस, अ रिमार्केबल कॉन्करेंस यानी संयोग। रिवॉर्ड, अचीवमेंट यानी इनाम। टेरेबली, एक्सट्रीमली मतलब भयानक। स्टम्बल्ड, ऑलमोस्ट फॉल गिरते गिरते बचना। रिकॉग्नाइज्ड, आइडेंटिफाई यानी पहचान लेना। लेमेंटेशन, मॉर्निंग यानी विलाप करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Attila liked his new friend so much that he would not leave him alone even for a moment. Attila अपने न्यू फ्रेंड को इतना पसंद करता था कि उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। He lay before Ranga when he sat down to eat, even sat on the edge of his mat when he slept in his hut. और जब रंगा खाना खाता था तब भी अटिला उसके सामने जाकर बैठ जाता था। यहाँ तक कि जब रंगा सोता था तब भी अटिला उसकी चटाई के किनारे बैठ जाता था। अटिला slept on the roadside when Ranga was at work. और रंगा जब बाहर काम के लिए जाता था तो तब अटिला सड़क के किनारे सोता था। This sort of companionship got on Ranga's nerves. अब अटिला रंगा से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया था। और फिर भी रंगा ने अटिला से रिक्वेस्ट की, मुझे अकेला छोड़ दो, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे? He has requested, oh dog, leave me alone for a moment, won't you? Attila sat in front of him with his eyes glued on his friend. अटिला बिना हिले डुले उसके सामने बैठा रहता और अपनी आंखें उस पर गड़ाए रखता। और तभी फैमिली में डिबेट यानी बहस स्टार्ट होती है। अटिला के घर में ना होने पर घर में एक सनसनी फैल जाती है। Did not I tell you to lock him up? said the mother. तभी मम्मी बोलती हैं, मैंने तुम्हें नहीं बोला था क्या उसे रूम में बंद करने को? अब कोई चोर खुद उसे ले गया, कितनी शर्म की बात है। What a shame. हम इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकते हैं। और तभी डिफेंडर बोलता है, You are mistaken, replied the defender. It's just a coincidence. आप गलत समझ रहे हो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, संयोग है। He must have gone off on his own account. वो सिर्फ अपने काम से ही गया होगा। If he had been here, no thief would have dared to come in. अगर अटिला यहाँ होता तो चोर अंदर आने की हिम्मत ही नहीं करता। भी मम्मी बोलती हैं, Whatever it is, जो भी है, I don't know if we should not thank the thief for taking the dog away. मुझे पता है, डॉग को दूर ले जाने के लिए हमें चोर का धन्यवाद करना चाहिए। He may keep the jewels as a reward,
फॉर टेकिंग हिम अवे, और वो पुरस्कार के रूप में सारी ज्वेलरी रख सकता है। Shall we withdraw the police complaint? तो हम पुलिस कंप्लेंट वापस ले लें। In the market, the eldest son of the house was going towards the market one day. अब उस घर का बड़ा बेटा एक दिन मार्केट की साइड जाता है। He saw Attila running behind someone on the road. और वो देखता है कि अटीला मार्केट में किसी के पीछे धीरे से भाग रहा है। He shouted at the young man, at which Ranga turned and broke into a run. अब पीछे से यंग मैन चिल्लाया और रंगा पीछे मुड़ा और भागा। Attila, who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to leave him, rushed behind Ranga. अब अटीला, जिसको हमेशा से अपने न्यू फ्रेंड पर शक था कि उसका न्यू फ्रेंड उसको अकेला छोड़ने का ही वेट कर रहा है, वो भी अब रंगा के पीछे भागता है। Hey Attila, shouted the young man, and he also starts running. अब यंग मैन चिल्लाया और वो भी अटीला के पीछे भागने लगा। Attila wanted to answer him, so he turned his head for a second and ran faster. अटीला उसे आंसर करना चाहता था, इसलिए अटीला ने एक सेकंड के लिए अपना सर घुमाया और वहां से स्पीड में भागने लगा। Ranga terribly doubled his speed, but Attila was determined to stick to him at any cost. रंगा भयानक तरीके से और स्पीड में भागने लगा, पर अटीला ने सोच लिया था कि उसे पकड़ना ही है। Attila ran so fast that he overtook Ranga and blocked his way, and Ranga stumbled over him and fell. अब एंड में नतीजा ये निकलता है कि अटीला इतनी तेज भागता है और रंगा से आगे निकलकर उसका रास्ता रोक लेता है और रंगा लड़खड़ाकर उस पर गिर जाता है। रंगा rolled on the ground and a piece of jewelry flew from his hand. अब जैसे ही रंगा लड़खड़ाकर गिरता है, एक ज्वेलरी का पीस उछलकर उसके हाथ से गिर जाता है। The young man recognized it as belonging to his sister and sat down on Ranga. और वो यंग मैन उस ज्वेलरी के पीस को पहचान लिया होता है, क्योंकि वो उसकी सिस्टर का ही होता है। अब वो रंगा को पकड़ लेता है। A crowd collected and the police appeared on the scene. वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और मौके पर पुलिस भी आ जाती है। Attila was the hero of the day. Even the mother in the family softened towards him. अब अटीला उस दिन का हीरो था और घर की ओनर भी अटीला के लिए अब नरम थी। She said, he is a very cunning detective. अब ओनर कहती हैं कि कोई कुछ भी बोले, पर अटीला के बारे में एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि वो बहुत चालाक जासूस है। Attila has no powers of speech, otherwise he would have burst into a lamentation, which would have shattered the pedestal under his feet. अब अगर अटीला बोल सकता तो वह विलाप करता और सबको बता देता कि वह उस चोर से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे भागा। यह सच पता चलने पर सबने अटीला को जिस महानता और बहादुरी के स्थान पर चढ़ाया था वह चूर चूर हो जाता और अटीला की सच्चाई सबके सामने आ जाती। अब यहाँ पे पेडेस्टल का मीनिंग है सर पे चढ़ा लेना या फिर एक ऊंचा स्थान देना। चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा Who became Attila's new friend? अटीला का न्यू फ्रेंड कौन बनता है? तो अटीला का न्यू फ्रेंड रंगा बनता है। सेकेंड, What did Attila suspect about his new friend? अटीला अपने न्यू फ्रेंड के बारे में क्या शक करता है? अटीला अपने न्यू फ्रेंड रंगा के बारे में यही सोचता है कि रंगा उसे छोड़कर भाग जाएगा। आई होप बच्चों आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो और अच्छे से समझने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक लिया से चैप्टर फर्स्ट अटीला को जाकर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो आप सब इस स्टोरी को घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हम सब ने मिलकर
विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता डैफोडिल्स पढ़नी शुरू करी थी। आज हम उसी कविता को खत्म करेंगे। हमने अब तक पढ़ा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल से कितने खुश थे, वो कितने जिंदा दिल बन चुके थे डैफोडिल्स को देखकर। आइए इसे आगे पढ़ते हैं और इस कविता को आज खत्म करते हैं। स्टैंजा 4 यानी चौथा अध्याय। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. इस अध्याय की पहली दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि फॉर ऑफ्ट यानी अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच यानी जब मैं अपने सोफे पर, आई लाई लेटता हूं यानी विश्राम करता हूं, इन वेकेंट यानी रिक्त, और इन पेंसिव मूड, पेंसिव यानी चिंताग्रस्त। तो इन दो पंक्तियों में हमें बताया गया है कि कवि जब अक्सर आराम करते हैं अपने सोफे पर, या फिर जब वो खाली होते हैं, या फिर जब वो चिंता में होते हैं, तो वो डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं। डैफोडिल्स ने उन्हें सच्चा धन दिया था। जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ डैफोडिल्स दिखाई देते हैं। कवि इतने ज्यादा खुश थे उन डैफोडिल्स से कि अब उनकी बस याद रह गई है। दे फ्लैश यानी चमक, अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई से इधर उनका मतलब है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना, विच इज द ब्लिस, ब्लिस यानी परमानंद, ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड यानी एकांत या फिर अकेले होना। डैफोडिल्स उनकी इमेजिनेशन या कल्पना में आते हैं। वो जब भी खाली होते हैं, या गुस्से में होते हैं, या चिंता होती है किसी बात की, या आराम कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं। वो कभी भी अकेले होते हैं तो भी उनको डैफोडिल्स की याद आती है। उनके दिमाग में जैसे डैफोडिल्स की इमेज यानी तस्वीर छप गई हो। डैफोडिल्स ने उनके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ा है कवि पर, जिससे वो उन्हें भूल ही नहीं पा रहे हैं। कवि इतने ज्यादा खुश थे उस समय कि उनके लिए अब ये एक अच्छी याद बन के रह गई है। वो किसी भी मूड में होते हैं, अकेले होते हैं या भीड़ में होते हैं, तो भी वो सिर्फ डैफोडिल्स को याद करते हैं। इसीलिए वो इस पंक्ति में बोलते हैं ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी अकेलेपन में सबसे अच्छी ब्लेसिंग डैफोडिल्स है। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, प्लेजर यानी आनंद, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, यानी जब जब वो डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं, वो अपने आप ही खुश हो जाते हैं और उनका दिमाग डैफोडिल्स जैसे उस दिन हवा में नाच रहे थे वैसे ही नाचने लगता है। हमने इस अध्याय की आखिरी पंक्ति से ये कविता खत्म कर दी है। इस कविता में हमें पता लगा है कि कैसे कवि जिंदगी की छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं। वो अपनी सबसे ज्यादा खुशहाल समय को सबके साथ बांटते हैं इतने साधारण तरीके से।
और क्या था उनका सबसे कीमती समय? डैफोडिल्स के साथ रहना। इस आखिरी अध्याय में हमने पढ़ा है कि डैफोडिल्स आज भी उनकी इमेजिनेशन यानी कल्पना में आते हैं। कवि किसी भी मूड में होते हैं तो वो डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं। डैफोडिल्स उनकी सबसे कीमती याद थी। क्या आप सबको ये कविता समझ आई? हाँ, तो इसे घर जाके ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर की मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम द लॉस्ट चाइल्ड है, पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिकैपिचुलेशन, जिसमें हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने पिछली वीडियो में समझा। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो आगे की कहानी में क्या होने वाला है उसके बारे में बताएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी द वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, सो दैट कि आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ आए। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी men trying to distract child. Let's read about the recapitulation. इसमें हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। चाइल्ड लॉस्ट इन फेयर, जो बच्चा मेले में घूमने जाता है वो गुम हो जाता है। Men tried to soothe child, और उस बच्चे को एक आदमी जो मेले में मिलता है वो उसको कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता है। Not even pleased by things he wants earlier so ardently, जो उस बच्चे को पहले बहुत चीजें चाहिए थी जैसे स्वीट्स एंड फ्लावर गार्लैंड, वो भी अब उस बच्चे को अच्छी नहीं लग रही हैं, वो चीजें भी अब उसको खुश नहीं कर पा रही हैं। Child kept crying for parents, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए रोता रहता है और कहता रहता है I want my mother, I want my father. आइए पढ़ते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। Men trying to cheer up lost child. Cheer up मतलब कि खुश करना। अब जो वो आदमी है वो उस लॉस्ट बच्चे को, लॉस्ट मीन्स जो बच्चा गुम गया है, उसको खुश करने की बहुत कोशिश करता है। Not consoled by anything. Consoled means comfort. अब वो बच्चा किसी भी चीज से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। Plea turned from toys to parents. Plea means request. अब उसकी रिक्वेस्ट जो कि पहले वो टॉयज के लिए करता था, अब वो पेरेंट्स के लिए कर रहा है। पेरेंट्स वर नॉट फाउंड, बट अभी भी उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिले। द चाइल्ड वॉज एक्चुअली लॉस्ट. अब वो बच्चा असलियत में गुम हो चुका है, अपने पेरेंट्स से वो बिछड़ चुका है। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। तो हमारा पहला वर्ड है हेडेड टुवर्ड्स, मीन्स की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रैक्ट, मीन्स ध्यान भटकाना। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे का ध्यान भटका रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइटन। क्वाइटन मीन्स शांत करना। नेक्स्ट वर्ड इज reiterated, मीन्स बार बार कहना या करना। नेक्स्ट वर्ड इज disconsolate, मीन्स उदास, निराश या फिर परेशान। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये बच्चा कितना उदास है। सिमिलरली
हमारी स्टोरी में भी जो बच्चा लॉस्ट हो गया है वो बहुत ही ज्यादा डिस्कॉन्सोलेट है। अब हम इस स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो आदमी होता है उस बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। मैन ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड। मैन हेडेड टूवर्ड्स, वो आदमी उस बच्चे को लेकर आगे जाता है। स्नेक चार्मर, वो उस बच्चे को लेकर स्नेक चार्मर के पास जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं स्नेक चार्मर के पास जाऊंगा तो शायद बच्चे का ध्यान अपने माता पिता से हट जाए और वो रोना बंद कर दे, पर ऐसा नहीं होता और वो फिर और आगे जाता है एक बलून सेलर के पास। बलून सेलर के पास भी वो बच्चा जाकर खुश नहीं होता। उसके बाद वो आदमी उसको एक स्वीट शॉप पे ले जाता है, वही स्वीट शॉप जिसके लिए उसने अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उसमें से वो स्वीट्स खाने हैं, लेकिन अब वो बच्चा वो स्वीट्स नहीं खाना चाहता और अभी भी वो बच्चा बहुत रो रहा है। But child only sobbed, I want my mother, I want my father. अब वो बच्चा अपने सिर्फ माता पिता को ही चाहता है कि उसको उसके माता पिता मिल जाएं। अब आप अपनी बुक का 5th पेज का लास्ट पैराग्राफ देखिए, जिसमें लिखा है द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? द चाइल्ड turned his nose away from the basket, and child reiterated this sob that I want my mother, I want my father. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो आदमी उस बच्चे को सारी जगह ले जाता है जहाँ पर भी उसको कोई अच्छी चीज दिखाई देती है, सो दैट कि उस बच्चे का वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन वो हर जगह जाकर बस रोता ही रहता है और वो कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लुक एट द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर ऑन द 6th पेज and the last paragraph, last line. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब आप जान सकते हैं कि वो बच्चा एक्चुअल में गुम हो चुका है और वो बहुत रो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? मैन ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट चाइल्ड। उस आदमी ने उस बच्चे का ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश की। बट चाइल्ड केप्ट सॉबिंग। और क्या कहता रहा? I want my mother, I want my father. So आज हमने सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का पेज 5 और पेज 6 पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको घर पे जाकर दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके वर्ड मीनिंग्स भी बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग से आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ आ सकेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले वीडियो जिसमें कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट 3 वीडियो में हमने 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड।
वो हमने पूरा पढ़ लिया था। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ समय दूंगी ताकि आप उनके आंसर्स सोच सकें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। So our first question is, what are the things the child sees on his way to the fair? वो कौन सी चीजें थी जो उस बच्चे ने मेले में जाते समय देखी? Why does he lag behind? वह पीछे क्यों रह जाता है? आइए जानते हैं इसका आंसर। On his way to the fair, the child sees the following things. मेले में जाते समय उस बच्चे ने ये सारी चीजें देखी: टॉयज, वास्ट मस्टर्ड फील्ड, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड ब्लैक बीज. He also saw little insects and worms, a dove bird, throngs of people walking towards the fair. उसने छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, अर्थवॉर्म्स जो सॉइल से निकल रहे थे वो भी देखे, डव बर्ड भी देखी और थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल. थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़ जो कि फेयर की तरफ जा रही थी. As he gets attracted to these things and would stop on his way. क्योंकि वो इन सब चीजों से अट्रैक्टेड हो गया तो इसीलिए वह अपने रास्ते में रुक जाता था. Then his parents would walk ahead and he would be left behind. और तब क्या होता था? उसके पेरेंट्स आगे चले जाते थे और वो पीछे रह जाता था. Next question is, in the fair he wants many things. What are they? मेले में उस बच्चे को बहुत सी चीजें चाहिए थी. वे क्या थी? Why does he move on without waiting for an answer? वह आगे क्यों चला गया अपने पेरेंट्स का आंसर सुने बिना? आइए जानते हैं इसका आंसर. In the fair, the boy wanted the following things. फेयर में उस बच्चे को ये सारी चीजें चाहिए थी: स्वीट्स, फ्लावर गार्लैंड, बलून. He wanted to listen the music of Snake Charmer's flute. उसको स्नेक चार्मर फ्लूट का म्यूजिक भी सुनना था जो उसको बहुत अट्रैक्टेड लग रहा था. A ride on the roundabout swing. उसको राउंड अबाउट स्विंग पे भी झूला झूलना था. The child moved ahead from all the stalls without waiting for a reply because he knew that his parents would not heed to his demands. वह बच्चा आगे बढ़ जाता है सारी स्टॉल से बिना अपने पेरेंट्स का रिप्लाई सुने क्योंकि वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसकी डिमांड्स को ध्यान नहीं देंगे. Not heed means ध्यान ना देना. He knew their replies in each case would be as follows. वह जानता था कि उनका रिप्लाई क्या होगा, जैसे कि that he was greedy and not a child anymore to play with balloons. कभी उसके पेरेंट्स कहते थे कि वो ग्रीडी है और कभी कहते थे कि तुम अब बच्चे नहीं रहे बलून्स के साथ खेलने के लिए. आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. When does he realize that he has lost his way? उस बच्चे को कब रियलाइज हुआ कि वह अपना रास्ता भटक चुका है? How have his anxiety and insecurity been described? उसकी चिंता और असुरक्षा की भावना को कैसे डिस्क्राइब किया गया है?
आंसर जानते हैं। When the child raised his demand for a ride on the roundabout, his parents did not reply. जब उस बच्चे ने राउंड अबाउट स्विंग पर झूलने की डिमांड की तो उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आया था। It was then that he discovered that he had lost his way. और तब उसको यह मालूम हुआ कि वह अपना रास्ता भटक चुका है। His anxiety and insecurity have been described in the following ways. उस बच्चे की चिंता और असुरक्षा की भावना इस तरीके से डिस्क्राइब की गई है। The child saw hefty men with murderous eyes and got scared of them. वह बच्चा जब अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकलता है तो उसको बहुत ही मोटे लोग दिखाई देते हैं। Hefty means मोटे लोग, मोटे स्ट्रॉन्ग लोग with murderous eyes, मतलब कि उनकी आंखें उस बच्चे को मर्डरर की तरह लग रही थी और वो उन सबसे डर गया। He ran here and there looking for his parents. वह अपने माता पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता रहा। He was screaming at the top of his voice. और वो चिल्लाता रहा बहुत जोर जोर से अपने पेरेंट्स के लिए। So the next question is, why does the child lose interest in the things that he had wanted earlier? उस बच्चे को उन सारी चीजों में इंटरेस्ट क्यों खो गया जो उसको पहले चाहिए थी? आइए जानते हैं इसका आंसर। The lost child loses interest in the things that he wanted earlier because now he is sad as he has lost his parents. वह बच्चा अपना सारा इंटरेस्ट खो देता है उन सब चीजों में जो उसको पहले चाहिए थी क्योंकि अब वो बहुत दुखी है। He is sad क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को खो चुका है। More than anything of his choice, like sweets, flowers, balloons, joy rides, and snake charmer music, he wants to reunite with his parents now. अब किसी भी चीज से ज्यादा जो उसको पहले चाहिए थी, जैसे कि स्वीट्स, फ्लावर्स, बलून्स, जॉय राइड्स और स्नेक चार्मर का म्यूजिक, इन सब चीजों से ज्यादा अब वो ये चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल जाए। And the last question is, what do you think happens in the end? Does the child find his parents? आपको क्या लगता है आखिर में क्या हुआ होगा? क्या उस बच्चे को अपने पेरेंट्स मिले होंगे? आइए जानते हैं इसका आंसर। इट्स एन ओपन एंडिंग स्टोरी। यह एक ओपन एंडिंग स्टोरी है, मतलब कि इसका अंत नहीं दिया गया। इसका अंत आप खुद सोच सकते हैं। आई होप दैट इन द एंड द बॉय फाइंड्स हिज पेरेंट्स स्टैंडिंग एट द फेयर रिसेप्शन। मेरे ख्याल से आखिर में उस बच्चे को अपने पेरेंट्स मिल जाते हैं मेले के रिसेप्शन, मतलब कि स्टार्टिंग में ही। Thus, the child finds his parents and they reunite once again. और फिर उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं और वो दोबारा से reunite हो जाते हैं। So friends, what we have learned today are some important questions. आज हमने जो सीखा वो कुछ important questions थे जो कि आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। So आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए हों और आप उनको अच्छे से याद करें, सो दैट कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प हो। Hello everyone, welcome to English Smart Class.
आज दोस्तों हम अपनी 11th की हॉर्नबिल की बुक की पहली पोयम पढ़ेंगे। इस पोयम का नाम है अ फोटोग्राफ और इस पोयम को लिखा है शर्ली टोल्सन ने। चलिए बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारी पोएट के बारे में, उसके बाद हम लोग पोयम के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली एट द एंड हम लोग पोयम की लाइंस का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएट के बारे में कुछ बात करने से। ये पोयम लिखी है शर्ली टोल्सन ने और ये इनकी एक पिक्चर है। ये बॉर्न हुई थी 20 मई 1924 को इंग्लैंड में और बचपन से ही यानी चाइल्डहुड से ही इन्हें काफी ज्यादा पैशन था राइटिंग का और ये पैशन इन्हें मिला अपने फादर से क्योंकि वो भी लिखा करते थे। इसके बाद शर्ली टोल्सन को एक हाईली रिगार्डेड एंड एन इनोवेटिव पोएट माना जाता है। She made a breakthrough with her account of the lives, countryside and the people involved in bringing livestock। यानी कि इनकी पोएट्री में ज्यादातर कंट्री साइड और जो अकाउंट होता है लोगों की लाइफ के बारे में उसके बारे में बात होती है। इसके बाद बात करते हैं पोयम के इंट्रोडक्शन की। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो हमें पोयम को समझने में ज्यादा आसान करेगा। सबसे पहला तो ये जो पोयम है वो ब्लैंक वर्सेस में लिखी गई है। इसके बाद इसकी जो टोन है वो काफी ज्यादा सैड है क्योंकि इसमें डॉटर अपनी मदर को याद कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इसकी जो थीम है वो चेंज से रिलेटेड है और जो चेंज है वो हमें बता रहा है द पासिंग ऑफ टाइम, कि जो टाइम है उसके साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ है वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पर पोएट ने ह्यूमन लाइफ को नेचर से कंपेयर किया है। एक तरफ जो ह्यूमन लाइफ है वो चेंज होती रहती है, वही दूसरी तरफ जो नेचर है वो आज से 30 इयर्स पहले भी वैसा ही था और आज भी वो वैसा ही है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो मदर है वो इसमें बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करती है क्योंकि वो अपने पास्ट ईयर्स को यानी जो ईयर्स उसके बायगॉन यानी जो चले गए हैं उन ईयर्स को याद करके काफी ज्यादा सैड होती है। इसके बाद बात करते हैं पोयम के टाइटल के बारे में, अ फोटोग्राफ। दोस्तों आपको इस टाइटल से क्या समझ आता है? सबसे पहले तो ये रिमाइंड करता है पोएट को अपनी मदर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो ये होगा कि इस फोटोग्राफ जैसे एक पिक्चर एक सर्टेन मूवमेंट कैप्चर कर लेती है, ऐसे ही जो यहाँ पर जिस फोटोग्राफ की बात हो रही है उसने पोएट की मदर के चाइल्डहुड का एक मूवमेंट कैप्चर किया हुआ है। इसमें द पर्सन माइट चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम बट द मेमोरीज अटैच विद द फोटोग्राफ्स आर इंटरनल। यानी कि टाइम के साथ साथ जो पर्सन है वो चेंज हो जाता है बट उस फोटोग्राफ में वो मेमोरी हमेशा के लिए कैप्चर हो जाती है और वो मूवमेंट हमेशा वैसा ही रहता है उस फोटोग्राफ में। इसके बाद द मूवमेंट कैप्चर इन द फोटोग्राफ स्टिल गिव्स हैप्पीनेस। और जब भी हम उस फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमें वो मूवमेंट याद आता है और वो हमें एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी हम उस फोटोग्राफ को यूज कर सकते हैं। तो ये टाइटल इस पोयम के साथ बिल्कुल एप्रोप्रिएट है क्योंकि एक फोटोग्राफ हमें एक तरफ सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों प्रोवाइड करती है। सैडनेस इसलिए क्योंकि हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और हैप्पीनेस इसलिए कि हमें वो पुराने दिन वापस से याद आ जाते हैं। चलिए अब पोयम शुरू करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। इसमें सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब होता है थिक स्टिफ फोटो पेपर। बेसिकली अगर हम इसे हिंदी लैंग्वेज में बोले तो गत्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट वर्ड होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब पकड़ना। चलिए अब इन वर्ड्स को याद रखते हुए पोएम्स की लाइन को पढ़ते हैं।
एक एक करके मैं ये लाइंस पढ़ती रहती हूँ और उनका मीनिंग आपको कन्वे करूंगी। फर्स्ट लाइन है हमारी, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। यहाँ पर कार्डबोर्ड रेफर किया गया है थिक स्टिफ फोटो पेपर को, जो प्री फोटोग्राफ एरा में प्रिंटिंग और मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। When the two girl cousins went paddling, poet then shares with us the story behind the picture she is holding in her hand. और हमें उस टाइम के बारे में बता रही है जब उसकी मदर बीच हॉलिडे में गई थी अपनी दो कजन्स के साथ, each one holding one of my mother's hand. और जो दोनों कजन्स थी उन्होंने पोएट की मदर के हैंड्स पकड़े हुए थे। And she the big girl, some 12 years or so. और यहाँ पर पोएट हमें अपनी मदर की एज बता रही है कि जो तीनों कजन्स थी उसमें पोएट की मदर सबसे बड़ी थी और वो 12 इयर्स ओल्ड थी, यानी सबसे जो एल्डेस्ट थी इन तीनों में वो पोएट की मदर थी। यहाँ पर जो पोएट हमें मदर की एज बता रही है वो उसने ऐसे ही नहीं बता दी, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुली पिकअप करके इन वर्ड्स को लिखा गया है जो हमें आगे लाइंस में कन्वे होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइंस की। इसमें हमारे पास है पहले, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है थ्रू देयर हेयर, ये यहाँ पर डिनोट करता है जो तीनों गर्ल्स है, जो तीनों कजन्स है, वो इतनी ज्यादा वाइड स्माइल कर रही है, अ स्माइल सो ब्रॉडली स्प्रेड अक्रॉस देयर फेस, कि इतनी लंबी और इतनी खुश वाली वो स्माइल है कि उनके जो हेयर है उस तक वो स्माइल जा रही है। नेक्स्ट लाइन है, एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस। जो उनके अंकल है वो उनकी एक फोटोग्राफ को कैप्चर कर रहे हैं और किस तरह से जो अंकल है उसने मदर को स्पेस एंड टाइम के थ्रू उस पिक्चर में कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर ये जो वर्ड है अ स्वीट फेस, इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि उसने अपनी मदर के फेस के स्वीटनेस को डिस्क्राइब किया है और ये जो इमोशंस है ये हमारी पोएट ने रीडर्स को काफी ब्यूटीफुली कन्वे किया है। Poet likes to think of her mother from the time when she herself had not come into her life. यानी कि पोएट उस टाइम की बात कर रहा है इस फोटोग्राफ में जब पोएट खुद इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे मदर 12 ईयर ओल्ड थी। नेक्स्ट लाइन पढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। इसमें सबसे पहले है हमारे पास अपेयर, यानी प्रकट होना। नेक्स्ट है टेरिबल, यानी कि वेरी बैडली, बहुत बुरा। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट, इसका मतलब है टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड। चलिए अब इन वर्ड्स को याद रखते हुए पोएम को पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें बात हो रही है माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ये जो वर्ड्स है बिफोर आई वॉज बॉर्न, इसके थ्रू पोएट ने एक डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है अपने और अपनी मदर के बीच में। नेक्स्ट लाइन है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। पोएट इससे पहली वाली लाइंस में जिस तरह से मदर के यूथफुल फेस के बारे में बात कर रही थी, उससे अब वो शिफ्ट होकर सी के बारे में बात कर रही है और हमें बता रही है कि जो सी है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। Thus, the sea here symbolize eternity against the infinite of human lives. एक तरफ सी है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है टाइम के साथ और वही दूसरी तरफ पोएट की मदर है जो अब चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, वॉश देयर टेरेबल ट्रांजिएंट फीट। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जिनके मीनिंग आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है, वो है टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पर जो सी है उसने तीनों सिस्टर्स के पैर को वॉश कर दिया है और उसके लिए पोएट ने वर्ड्स यूज करे हैं टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। और यहाँ पर पोएट रेफर कर रहा है टू द एवर चेंजिंग इम्प्रिंट्स ऑफ द फीट लेफ्ट ऑन द सी सैंड्स, क्योंकि जो सी है वो नेवर अपीयर्स टू चेंज, बट एट द सेम टाइम
ह्यूमन लाइफ चेंजेस एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड। इस फेज में जो फीट यूज हुए हैं वर्ड, वो यूज हुए हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। वही ट्रांजिएंट का मतलब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था शॉर्ट लिविंग। तो अगर हम इन सारे वर्ड्स का मीनिंग एक लाइन में बोले तो वो ये होगा कि जो ह्यूमन लाइफ है वो परमानेंट नहीं है, और वही दूसरी तरफ जो सी है वो आज भी वही है, कल भी वही होगा और परसों भी उसी जगह पर होगा। तो दोस्तों स्टैंजा 1 अब हमारा यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिला। सबसे पहले हमने बात करी द आइडिया ऑफ फ्रेजिलिटी, क्योंकि पोएट ने इस पोयम में काफी ज्यादा रॉ इमोशंस को शो किया है। इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमंस वर्सेस नेचर के बारे में एक कंपैरिजन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो ह्यूमंस की लाइफ है वो चेंजिंग है, आज कुछ और है, कल हम होंगे या नहीं होंगे। वही दूसरी तरफ जो नेचर है वो परमानेंट है, ह्यूमंस टेम्पररी है और नेचर परमानेंट है। एंड फाइनली ये पोयम हमारी हॉर्नबिल की बुक से है, तो मुझे उम्मीद है कि आप घर जाके इसके स्टैंजा 1 की लाइंस को दोबारा एक बार जरूर पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की लाइंस की, यानी कि लाइन नंबर 10 to 19 के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया वह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सभी ने अपने सवालों को भी नोट कर लिया होगा। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 6 में द स्काईलार्क के बारे में पढ़ा, कक्षा 7 में अटीला के बारे में पढ़ा, कक्षा 8 में डैफोडिल्स के बारे में पढ़ा, कक्षा 9 में द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ा और कक्षा 11 में अ फोटोग्राफ के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी कहानियां आपको समझ आ गई होंगी। आइए एक नजर डालते हैं कि कल इस सत्र में हम क्या पढ़ेंगे। कल के इस सत्र में हम कक्षा 6 से शुरुआत करेंगे, जिसमें गणित में हम संख्याओं की जानकारी देखेंगे। कक्षा 7 में पूर्णांक पढ़ेंगे, 8 में परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, 9 में संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे और कक्षा 11 में समुच्चय यानी कि सेट्स के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।